अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे। यानी अरबी ज़बान को सीखने के लिए, अरबी ज़बान को बोलने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो लफ्ज़ ही है। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि अगर हम इस ज़बान को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि इस ज़बान को सीखें, तो दो उलूम का जानना ज़रूरी है। वो है इल्म ना और इल्म सर्फ़। इल्म ना और इल्म सर्फ़ के बारे में मुकम्मल जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी थी कि इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या है, इल्म सर्फ़ कहते किसको हैं, इल्म नहव कहते किसको हैं, इनका मौजू यानी उन्वान क्या है, इनके सीखने का हमारा मकसद क्या है, क्यों सीखते हैं हम। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में तफ़सीलन आपको बतलाई थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम जो इसको सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है लफ्ज़। लफ्ज़ किसको कहते हैं? तो देखिए, लफ्ज़ वही होता है हमारी ज़बान से जो भी अल्फाज अदा होते हैं, हम अपनी ज़बान से जो भी कुछ निकालते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो सब लफ्ज़ ही होते हैं। समझ में आ गया? मतलब मैं कुछ भी कह रही हूँ, ये वो, खाना पीना, चलना उठना बैठना, जो भी मेरी ज़बान से, रोटी बोटी, ये जो सब कुछ मेरी ज़बान से अदा हो रहा है वो क्या है? लफ्ज़ ही है, उसे लफ्ज़ कहेंगे। अब लफ्ज़ जो हमारी ज़बान से अल्फाज अदा होते हैं, जो हम बोलते हैं, तो वो दो तरह के अल्फाज होते हैं। वो अल्फाज दो तरह के होते हैं। ठीक है। तो पहले लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर एक, पहली मौजू, दूसरी मुहमल। यानी हमारी ज़बान से दो तरह के अल्फाज अदा होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मानादार होते हैं, जिनका कोई माना निकल रहा होता है, जिनका कुछ मतलब निकल रहा होता है, और दूसरे वो होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, हम ऐसे ही अदा करते हैं। तो जो मानादार लफ्ज़ होते हैं उन्हें मौजू, और जो बेमाना लफ्ज़ होते हैं उन्हें मुहमल कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे कुछ रोटी वोटी लेके आ जाओ। रोटी का तो मतलब है, रोटी कहते किसको हैं, और वोटी जो है इसका कोई माना नहीं है, बस ऐसे ही हम अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं। तो रोटी तो है मौजू, ठीक है, रोटी मौजू है, और वोटी जो है ये मुहमल है। रोटी क्या है? मौजू है, और मुहमल जो है ये वोटी है। मैं कहूँ आपसे कुछ पानी वानी लेकर आइए, पानी वानी लाइए, तो पानी उसमें मानादार लफ्ज़ है, उसका माना निकल रहा है कि पानी किसको कहते हैं। लेकिन वानी जो है ये बेमाना लफ्ज़ है, इसका कोई माना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये मुहमल है। ठीक है। मानादार लफ्ज़ को मौजू और बेमाना लफ्ज़ को मुहमल कहा जाता है। ठीक है। अब मौजू की भी आगे दो किस्में हैं। मौजू लफ्ज़ भी जो मानादार लफ्ज़ होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। मुहमल तो यहीं पर ख़त्म हो गया, इसका ग्रामर में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बेमाना लफ्ज़ है, तो ये यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं, यहीं पर ख़त्म हुआ, यानी इसकी जो आगे नस्ल चलने वाली थी वो ख़त्म हुई। लेकिन मौजू की चलेगी आगे। मौजू की दो किस्में हैं आगे, एक तो है मुफ़रद, दूसरी है मुरक्कब। यानी हमारी ज़बान से जो मानादार लफ्ज़ अदा हो रहे हैं, जो अपनी ज़बान से मतलब वाले लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, वो भी दो तरह के, एक तो अकेला होता है मुफ़रद, और दूसरा मुरक्कब, यानी दो या दो से ज़ायद होते हैं। इसकी मिसाल लीजिए आप। मैं आपसे कहूँ रोटी, खाना, पीना, पानी, ठीक है, तो ये मुफ़रद है, ये अकेला लफ्ज़ है। लेकिन वहीं पर मैं कहूँ कि खाना लेकर आओ, खाना अलग है, लेकर आना अलग है। ठीक है। ये दो वर्ड मतलब मैंने आपको कहे हैं, खाना एक तो, और दूसरा लेकर आना, तो ये दो वर्ड हैं, तो ये मुरक्कब है। अकेला जो है वो मुफ़रद है, और दो या दो से ज़ायद जो है, दो या दो से ज़ायद, वो क्या है? वो है मुरक्कब। ठीक है। मतलब मैंने एक लफ्ज़ तो आपके सामने बोल दिया कि मानादार लफ्ज़ है, लेकिन मानादार लफ्ज़ भी दो तरह के होते हैं। एक वर्ड मैं अकेला बोलती हूँ, और एक मैं पूरी सेंटेंस बोलती हूँ, पूरा जुमला बोलती हूँ। तो पूरा होता है ना ये, मतलब दो वर्ड्स में हूँ। मैं कहूँ कि एक तो मैंने कहा कपड़ा, दूसरा मैंने कपड़ा जो मैंने अकेला कहा है ये मुफ़रद है। अगर मैंने कहा अच्छा कपड़ा, दो वर्ड हैं, अच्छा अलग है और कपड़ा अलग है, तो वो मुरक्कब हो जाएगा। ठीक है। मुफ़रद और मुरक्कब में यही है। अब ये जो हमारा मुफ़रद है,
ٹھیک ہے، مرکب میں تو پوری ہی مطلب گرامر بھری ہوئی مرکب سے، تو کیونکہ تمام ہی جو سینٹینس ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، مفرد کے بھی کمی ہے، مفرد کا جو اکیلا ورڈ ہے، تو مرکب کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے مفرد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے جی مفرد، ٹھیک ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو کلمہ ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، کلمہ بھی وہی ایک بات جو ہے۔ اب اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 3 کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے اسم، دوسری ہے فعل، اور تیسری ہے جی حرف، ٹھیک ہے۔ اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مرکب کی تو بات ہم بعد میں کریں گے، مرکب تو بھائی تمام ہی مطلب جو ہم کچھ بھی گرامر کا مطلب ہم بولتے ہیں، ظاہر ہے ہم ایک ورڈ تو نہیں بولیں گے، ہم پورا ہی سینٹینس بولیں گے، تبھی ہم سے عربی زبان کو ہم سیکھ پائیں گے، عربی زبان کو لکھ پائیں گے۔ تو مرکب کی بات تو ہم بعد میں ہی کریں گے، کیونکہ اس سے پوری گرامر اسی سے بھری ہوئی ہے۔ البتہ ہم پہلے مفرد کی بات کر لیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد چھوڑ دیجیے، کلمہ ہی یاد رکھیے۔ اب کلمے کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل اور حرف ہے۔ اب اسے سمجھیے آپ، اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو، جو ناؤن ہوتا ہے نا ہمارا، وہی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناؤن اسم ہے، اور ورب کیا ہے؟ فعل ہے، ورب، ٹھیک ہے۔ اور حرف جو ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ مطلب اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، معنی تو ہوتا ہے لیکن مطلب نہیں ہوتا۔ یہ جو کوئی ہمیں معنی دیتا ہے، تو اس کو جب تک ہم دوسرے کلمے کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، اس وقت تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے یہ ہوتے ہیں پریپوزیشنس وغیرہ ہوتے ہیں نا، انگلش میں پریپوزیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر تو پریپوزیشن اس کے اندر آتے ہیں، جو پریپوزیشن ہوتے ہیں نا، کہ سے، ٹھیک ہے، تک، یہ اس طرح سے جو ہوتے ہیں یہ حرف ہوتے ہیں، یعنی کہ اسے پریپوزیشن بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ اب آتے ہیں ہم جی اسم کی طرف۔ اسم کہتے ہیں نام کو، نام نہ چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، چاہے کوئی چیز ہو، کوئی انسان کا نام ہو، کوئی جانور کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، بس نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے میں کہوں لڑکا، لڑکی، کتا، بلی، پین، کاپی، قلم، فرش، گھر، مکان، اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جانوروں کے نام ہو کے شیر ہے، اس کا یہ ہوتے ہیں پکشی ہوتے ہیں، چڑیا، مطلب خواہ وہ کسی بھی چیز کا نام ہو، بس نام ہونا چاہیے، تو وہ اسم یعنی ناؤن کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کام کو، یعنی ورب کو۔ جیسے ہمارے جو کام ہوتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں جانا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، نہانا، دھونا، کھانا، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مطلب ہم چل رہے ہیں بھی، ایک ہمارا کام ہے، کام ہی تو کر رہے ہیں، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، تو یہ کام ہے، تو یہ کام جو ہوتے ہیں یہ فعل کہلائے جاتے ہیں، یعنی ورب کہلائے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں کہ جو ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کسی بھی اسم سے پہلے آ کر کے اس کا مطلب دوسرے اسم سے جوڑتا ہے، اس کا معنی اسم سے یا فعل سے، پورے سینٹینس سے اس کو جوڑتا ہے، یہ حرف ہوتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بس یہ جب تک دوسرے کلمے کو اس کے ساتھ ہم نہیں ملاتے ہیں، اس وقت تک یہ اپنے معنی مکمل ادا نہیں کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کے معنی ہوتے ہیں من، سے، تک، پر، جیسے میں کہوں مدرسے سے، گھر تک، گھر پر، تو اس طرح سے اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، یہ حرف یہی ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں سے، یا میں کہوں پر، میں کہوں میں، آپ کہیں گے آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، پورا سینٹینس بولیے، تو پھر میں کہوں گی گھر سے، مدرسے سے، گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جب تک میں دوسرے اسم یا فعل کو اس کے ساتھ نہیں ملاؤں گی، اس وقت تک اس کے کوئی اپنے معنی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ان کی تینوں کی مثال سمجھیے۔ میں نے کہا ذہب حامد
इलल मदरसती, इलल मदरसती, ठीक है। ज़हबा हामिदुन इलल मदरसती, के हामिद मदरसे की तरफ गया, ठीक है। हामिद मदरसे की तरफ गया। इसमें देखो हामिद क्या है, एक नाम है। हामिद क्या है, नाम है। तो हामिद क्या हुआ, इस्म हुआ, ठीक है। मदरसा एक जगह का नाम है, ये भी क्या हुआ, इस्म हुआ, ठीक है। अब जो जाना है हमारा, हम जा रहे हैं, ये जाना क्या है, काम है, तो ये क्या है, फ़िल है, ठीक है। इला क्या है, इला तक, ये हर्फ है, ठीक है। अब आप खुद ही समझिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ इला तक, तक क्या समझेंगे आप, जब मैंने इसके साथ मदरसे को मिलाया तभी इसने अपने मुकम्मल माना अदा किए, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्ब, ये क्या है, नाउन, ठीक है, ये भी नाउन है, और ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी ये मुख्तसर मैंने इसमें फ़िल हर्फ को आपको बतलाया है। इसकी फुल डिटेल, इसकी क्या पहचान होती है, ये किस तरह से अल्फाजों को अदा करता है, क्या है इसके अंदर, क्या होता है, फ़िल क्या है, किस तरह, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको आगे मैं पूरी अच्छे से दूंगी। मैंने आज आपको मुख्तसरन बतलाया है कि कलीमे की 3 किस्में हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, कलमे की 3 किस्मों तक पहुँच गए हैं। इंशाअल्लाह बकिया जो है कल से हम शुरू करेंगे, वो कल की वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।